ऑक्सीडेशन को हमने डिफाइन किया था, वैसे तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट से डिफाइन किया था, लेकिन इस वक्त मैं Yes. आपको चूंकि एग्जाम के पैटर्न पे बता रहा हूं तो इसलिए एक याद रखना मैंडेटरी है, एंड दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन। निमोनिक आपको दिया था ऑयल का, ताकि हाँ, आपके ऑयल। जहन में कभी भी ये कंफ्यूजन ना आए कि लॉस था कि गेन था। ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। whenever any atom loses electron we call it oxidation, and on the other hand यहां निमोनिक था रिग का, और ये क्या था, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी कॉन्सेप्ट को आप Reduction is gain of मल्टीपल electron. टाइम मल्टीपल टर्म्स में कैसे लिख सकते थे? जब इलेक्ट्रॉन, नवीन ऑनलाइन आ गया, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो अल्टीमेटली डिक्रीज होगा किस चार्ज में भाई? जब इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो कौन सा चार्ज कम होगा? नेगेटिव। और कौन सा चार्ज बढ़ेगा? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज। जी, नेगेटिव चार्ज विल गो डाउन एंड पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, एंड दैट्स वेरी सिंपल। कॉमन सेंस यही कह रहे हैं हमें, क्योंकि हमें मालूम है जब Yes. नेगेटिव लॉस होगा तो पॉजिटिव अल्टीमेटली कंपैरिजन में बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, इन दिस ऑन दिस साइड, यहाँ क्या है ये, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा विच इज अ नेगेटिव चार्ज, सो इट विल कॉज इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज Yes. एंड अल्टीमेटली डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट सबसे अहम था। हालांकि हमने इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम होकर चलते हैं तो सबसे ज्यादा इसी कॉन्सेप्ट, यही असल कॉन्सेप्ट है जिससे आप डिड्यूस कर पाते हैं कि वेदर एन एलिमेंट इज गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेट्स लुक एट फ्यू एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, इफ आई से कॉपर 0 से कॉपर +2 हो जाए, अच्छा याद रखिएगा, सिंगल एटम्स या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज जीरो। सिंगल एटम्स लाइक कॉपर, लाइक सल्फर, लाइक सोडियम इज ऑलवेज जीरो अनलेस अंटिल चार्ज इज मेंशन। और इसी तरह जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, F2, I2, Cl2, H2, N2, O2, all these also have charge of zero, ठीक है ना? जीरो। इफ आई से कॉपर 0 से +2 हो रहा है, यू विल सी कि 0 से +2 इज इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। काउंटिंग तो आती है ना, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अब इसको लिंक करो, इट मींस डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑक्सीडेशन। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप लिंक करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि Mn+7 is changing to Mn2+, so this is decrease in positive charge, ultimately increase in negative charge, ultimately it's reduction. Is that clear? हाँ भाई, बात समझ में आ रही है? हमजा और नवीद, नवीद अली। यस सर, समझ आ रही है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें। अगर मैं कहता हूं क्लोरीन -1 से क्लोरीन Cl2 बन गया, अब Cl2 में कितना चार्ज होगा? 0। अभी मैंने बताया कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स 0 होते हैं। वैसे तो आगे जाके हमने कैलकुलेशन भी सीखी थी, उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखें तो जल्दी हो जाएगा। तो अब -1 से 0 इज व्हाट? इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, और डिक्रीज इन नेगेटिव, व्हाट इज दिस? Decrease in negative, because the value is going towards positive, so we'll say decrease in negative. Decrease in negative means loss of electron, so it means it is oxidation. Yes or no? Yes. In the same way, if S-2 is changing to S-4, what's this? It's increase in negative charge, which means gain of electron, and that's reduction.
सो इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई. अगर आप गधे नहीं है, अगर आपने जरा सा कॉमन सेंस है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई वेदर ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग और रिडक्शन इज हैपनिंग. अब तक जो एग्जांपल्स हमने देखी वहां पर या तो ऑक्सीडेशन हो रही थी या फिर रिडक्शन हो रही थी. लेट्स लुक एट फ्यू अदर एग्जांपल्स. Let me quote a new example for you. MnO4 minus plus Cr3 plus Mn plus 2 and Cr plus 6. And here Mn is, just believe me, is plus 7. So in this reaction, you need to judge क्या हो रहा है. Mn plus 7 से plus 2 हो रहा है and Cr plus 3 से plus 6 हो रहा है. So let's say for Mn plus 7 to plus 2 is decrease in positive charge, which is increase in negative charge, because you need to make your decision on the negative charge. Increase in negative charge means gain of electron, which is reduction. Yes or no? Reduction. Yes or no? Yes. एंड क्रोमियम के लिए +3 से +6 पे जा रहे हो. इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, decrease in negative charge, which Oxidation. means loss of electron, and that's oxidation. So what we can see in this reaction, that in a single reaction manganese is undergoing reduction and chromium is undergoing oxidation. So this reaction, during which some elements are undergoing oxidation and some elements are undergoing reduction, these reactions are called redox reactions. So reaction होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और एक होता है रिडॉक्स. रिडॉक्स में क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs in a simultaneous reaction, in a same reaction. Yes or no? Yes. So this can be regarded as, let's see one more example जो बहुत आती है एग्जाम में, बहुत बार आ चुकी है. Zn plus 2 Zn plus Cu plus 2 gives Zn plus 2 plus Cu0. अब अगर आप चार्जेस को देखें तो आपको नजर आएगा Zn यहाँ अकेला इस पे 0 हो जाएगा और बाकियों पे तो लगे हुए, कॉपर पे भी 0 हो जाएगा अकेले वाले पे. तो आप चार्ज का चेंज देखें, Zn जो है वो 0 से, अगर आप एग्जांपल याद रखेंगे आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी. Zn 0 से क्या हो रहा है? +2. इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, व्हिच इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स ऑक्सीडेशन. गधे. कॉपर के लिए यू आर गोइंग फ्रॉम +2 to 0, and when you are going +2 to 0, it means decrease in positive, increase in negative, which is gain of electron, and that's reduction. So can I call this redox? Is it a redox reaction? Yes, sir. Yes. ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं है इसमें. No. अब ये एग्जांपल बहुत आई हुई एग्जाम में, जब दो मेटल्स रिएक्ट करते हैं, एक मेटल फॉर्म में एक आयन फॉर्म. अब आ जाओ कुछ ऐसे रिएक्शंस जो कभी भी रिडॉक्स नहीं होते. ये मैंने आपके आसानी के लिए बताया था, खासतौर पे P1 में. मैं पहले बता चुका हूं कि इस चैप्टर का P1 इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट P1s, बिकॉज यहां पर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं कर सकते. यू नीड टू डू लिटिल बिट ऑफ वर्किंग टू रीच टू द आंसर, एंड वर्किंग करने में आपको क्या आती है? मौत. क्योंकि आप क्या है? तो अब क्या लिखते हैं हम? हकीकत को तस्लीम करने में कोई बुराई नहीं. रिएक्शंस which can never be redox. वो रिएक्शंस जो कभी भी रिडॉक्स नहीं होंगे. ये सिर्फ एक आसानी पैदा करने के लिए काम. देख रहे हैं आप क्या रंग बिरंगा गोलागंडा काम. कौन से रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स नहीं हो सकते वो बता देते हैं आप. देख रहे हो, ये होते हैं बच्चे. सवाल भी देखो, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल चल रहे हैं.
खुद से बगैर बोले। ये वो बच्चे हैं जो ओ लेवल में स्ट्रेट ए स्टार्स, एएस में एस, अब ए2 में है, ओ लेवल से पढ़ रही हैं हमसे। एक एग्जांपल नहीं है, ये आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो लड़का है, ये देखो पूरी पूरी फाइल बना के भेजी हुई है, सर लेक्चर्स पर भेजने याद दिलाएं। ये देखो तुम्हारे सामने सबूत है। क्या बोले आपको आपको तो बोल बोल के थक गए। मैं उनको भी एक दफा में नहीं देता हूँ जवाब, कोशिश करनी पड़ती है मुस्तकिल मिजाजी से। तो कौन से रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स नहीं होंगे? सबसे पहला एसिड बेस रिएक्शन, सबसे ज्यादा आता है। एसिड और बेस का रिएक्शन अगर हो रहा है ना, वो कभी भी रिडॉक्स हो ही नहीं सकता, मान लो, चाहे चेक करो ना करो। मतलब और एसिड बेस का कैसे पता चलता है? एसिड तो तुम्हें पहले ही याद किए में तुमने कि H2SO4 एसिड के तौर पर है तुम्हारे सिलेबस में, या HNO3 है, या HCl है, या CH3COOH है। बस ये 4 ही एसिड है। और बेस तो फौरन ही पहचान में आ जाती है। कैसे? क्योंकि बेस या तो मेटल का ऑक्साइड होती है या हाइड्रो ऑक्साइड होती है। यानी जिस चीज का मेटल के साथ H या OH या O लगा हुआ हो तो ये बेस हो गई। तो अगर कोई भी कंपाउंड इनमें से रिएक्ट कर रहा है, कोई भी कंपाउंड इनमें से रिएक्ट कर रहा है, इन एसिड्स में से किसके साथ? इन बेसिस के साथ। बेस का पता कैसे चलेगा हमजा, नवीद? कैसे पता चल रहा है बेटा बेस का? तुम लोग बताओ कि मेटल के साथ O या OH होगा, इससे पता चल जाएगा कि अच्छा अब वो NaOH हो, Cu हो, कुछ भी हो। बात आ रही समझ में? तो ये कभी भी रिडॉक्स नहीं हो सकता, इसको चेक ही नहीं करना। दूसरे रिएक्शन जो कभी भी रिडॉक्स नहीं होते, मैंने मोबाइल उठाया था, अटेंडेंस बताने। अच्छा बेटा, तो अब एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया। दूसरे रिएक्शंस कौन से होते हैं जो कभी भी रिडॉक्स नहीं होते? असल है पहचानना सीखना। ये तो मैं लिख दूंगा, आप पहचान, एसिड बेस पहचान लोगे। थर्मल डीकंपोजिशन। दूसरे रिएक्शन कौन से हैं? ये कभी भी रिडॉक्स, तुम्हें नजर आ रहा है? तुम इधर आ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। तार का बस ध्यान रखना, पाँव गिरा देते हैं। तार लंबी है, साइड कर लो अपने साथ, इधर से नजर आ जाएगा। आ रहा है? थर्मल डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं? जहां पर आप हीट देकर किसी चीज को तोड़ते हैं। इसका तो बड़ा आसान सा पैटर्न होता है। जैसे आप ये देखें, कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लासिकल पैटर्न है। क्या नजर आ रहा है आपको? रिएक्टेंट साइड पर एक चीज है और प्रोडक्ट साइड पर वो दो में टूट रही है। जैसे ये देखें, क्या कह रहे हो तुम? किसके साथ? हाँ मैं आ रही वो बंद हो गया सॉफ्टवेयर। मैं ये कह रहा हूँ, क्या नवीद क्या कह रहे हो तुम? नवीद यस सर। क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं बोलूं, स्क्रीन नहीं आ रही थी अब। अच्छा अब आ रही है? यस। तो अब देखिए, क्या ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा या नहीं? आप बताइए जी, नवीद और हमजा बेगा, क्या ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा या नहीं? नवीद और हमजा इंतकाल अगर फरमा नहीं चुके हैं आप तो जवाब दे दीजिए। यस सर। जी बेगा। Yes, sir. Can you repeat the question? बेटा क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इज इट अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इज इट फॉलोइंग द सेम पैटर्न और नॉट? जो मैंने बताया कि एक रिएक्टेंट होगा और उससे कई प्रोडक्ट बन रहे होंगे। यस। नहीं। इट इज फॉलोइंग भाई, कहां से नहीं कर रहा। एक ही रिएक्टेंट है और आप देखें उससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं।
भाई तोड़ने से तो यही होता है ना, अगर मेरे पास एक लकड़ी है मैं तोड़ दूं तो दो या दो से ज्यादा टुकड़े बनेंगे बस। जो रिएक्शन इस पैटर्न में लिखा हो वो हमेशा, वो कभी भी रिडॉक्स नहीं होगा। नहीं होता। इसी तरह जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं, यानी इसी का उल्टा, वो कभी भी रिडॉक्स नहीं होते। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? एडिशन रिएक्शन का मतलब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना ले? CaCO3 बना ले। तो आप देखें दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? ये रिडॉक्स नहीं होंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकती है इनमें, किसी में ऑक्सीडेशन, लेकिन रिडॉक्स कभी भी नहीं होंगे, या बाज़ कुछ भी नहीं हो रहा होता। इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं, आपने हेबर प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या बनता है? अमोनिया। तो ये भी एडिशन का पैटर्न है कि भाई दो चीजें मिलकर एक तीसरी चीज बना रही। ये तुम क्या लेट के क्लास ले रहे हो नवीद अली? नो सर। बिस्तर पे लेटे हुए हो तुम, ऊपर से बोल रहे हो नो सर? बिस्तर पे लेट के तुम क्लास ले रहे हो, कितना अच्छा अटेंशन मिल रही होगी तुम्हें। बात समझ में आई या नहीं आई? ये रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स नहीं हो। तो ये तीन याद रखें, बाकी खुद निकाल लें, इतना ज्यादा सुस्त और काहिल बनाओगे। तो ये तीन रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स नहीं होंगे। अब अगली चीज जो हमने इस चैप्टर में सीखी थी, दैट वाज कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। यस और नो? यस। और कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा ही सिंपल था, और खास तौर पे अगर P1 के लिहाज से करना है तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि कुछ एलिमेंट्स जो स्टैंडर्ड हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी होगी, या वो पीरियोडिक टेबल से भी पता लग जाती है। तुम लोगों को तो याद होगी नहीं, तो दोबारा लिख देता हूँ। हाइड्रोजन की +1, सोडियम की +1, पोटेशियम की +1, ग्रुप 1 के हैं सारे, तो +1 होगी। और भी अगर कोई ग्रुप 1 का आ जाएगा तो उसकी भी +1 होगी। ग्रुप 2 की कितनी होती है? +2। कोई और भी आ जाए ग्रुप 2 की तो उसकी प्लस। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 का है तो कितनी होगी? +3। कार्बन ग्रुप 4 का है, सिलिकॉन ग्रुप 4 का है तो कितनी होगी? +4। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है, फॉस्फोरस ग्रुप 5 का है तो -3। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 का है, सल्फर भी ग्रुप 6 का है तो -2। इसी तरह क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का है, फ्लोरीन ग्रुप 7 का है, ब्रोमीन ग्रुप 7 का है, आयोडीन भी ग्रुप 7 का है, तो इन सब की कितनी होगी? -1। -1। इसके अलावा फिर मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स बताई थी, जो याद रखें तो बड़ा फायदा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किल लगती है। अगर आप याद कर लें तो आपके लिए हमेशा के लिए आसान। तो कहीं CO3 आ रहा हो तो पूरे CO3 की कितनी होगी? -2। ये आपको याद करनी पड़ेगी। इसी तरह SO4 की भी कितनी होगी? -2। इसी तरह OH की कितनी होगी? -1। और NO3 की कितनी होगी? -1। तो 4 कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन अगर ये याद रखेंगे तो बड़ा आसानी हो जाएगी। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। आए देखें कैसे। मैं डायरेक्टली MCQ वाले पैटर्न से सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको वही पैटर्न समझ में आए। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं MnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। Mn ट्रांजिशन एलिमेंट, इसकी चेंज होती रहती है। कैसे निकालने का तरीका बताया था? ऑक्सीजन की, Mn की निकालने को कह रहा है तो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड लेंगे। कितनी होती है? ऑक्सीजन तो बार बार आता है, याद कर लो, -2। तो -2 एक ऑक्सीजन की, 4 की कितनी हो जाएगी? -8। तो ऑक्सीजन की, Mn की कितनी हो जाएगी? +8। जीरो करने के लिए Mn की कितनी हो जाएगी? +8। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लें, Cr2O7, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन की कितनी होगी? -14। तो Cr की कितनी हो जाएगी? +14। लेकिन Cr कितने हैं? 2। तो एक पर कितना होगा? 2 पर +14 है ना, तो एक पर कितना होगा? +7। बात आ रही है समझ में?
देखो बगैर किसी वर्किंग के हो रहा है, P2 नहीं है ना इसलिए करा रहा हूं, वरना वर्किंग तो चाहिए होती है P2 करने के लिए। P2 में वर्किंग चाहिए ही चाहिए होगी। एक और एग्जांपल देखो, Na2SO4। अब मैं Na2SO4 में कहता हूँ कि Na की निकालें, तो SO4 की पूरी हमें पता है कितनी होती है, -2। 4 SO4 नहीं, एक ही SO4 है, -2। तो इस पर कितना आ जाएगा, +2। कितने सोडियम पे आ रहा है +2, 2। तो एक पर कितना होगा, अच्छा। अब आ गया SO4। SO4 में सल्फर की निकालें। अब आप SO4 का 2 नहीं ले सकते, क्योंकि SO4 के अंदर घुसना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है। तो ये हो गया -8, इसका हो गया, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई ये आसान वाले। अब बाद में मुश्किल वाले क्या आ जाते हैं, यूं आ जाते हैं, MnO4 माइनस, पहले से एक माइनस लगा हुआ है। तो अब करना कैसे है इसको, देखो MnO ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -8। -8 में से एक माइनस निकाल दें तो -7। तो अब कितना हो गया ये, प्लस। ओवरऑल चार्ज 0 करना है जी, ओवरऑल माइनस लगा तो उसको हटा दिया हमने, तो +7 आ गया। इसी तरह देखिए Cr2O7 -2। अगर इसमें Cr का निकालना है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -14। दो माइनस निकाल दें तो -12 बचा, तो हो गया +12। +12 दो क्रोमियम पर हुआ, तो एक पर कितना हुआ, +6। ये जितना जल्दी करेंगे उतना तेज हो जाएंगे। ZnCl2। ZnCl2 में जिंक का निकालना है, क्लोरीन का कितना होता है, -1। तो दो क्लोरीन का -2, इसका क्या आ गया, +2। क्लियर है। यस सर। I2 में निकालना है डायरेक्ट 0। कॉपर का निकालना है डायरेक्ट 0। सोडियम एटम का निकालना है डायरेक्ट 0। यस और नो। SO3 में सल्फर का निकालना है, अब क्या करेंगे, -2 होता है ऑक्सीजन का, तो -6 प्लस। नहीं, जब आपको निकालने के लिए कहेगा तो जो जिसका निकालने को कह रहा है उसका निकालेंगे आप, क्योंकि हो सकता है वो चेंज हो गया हो। जैसे सल्फर का यूजुअली -2 होता है पीरियोडिक टेबल से, लेकिन यहाँ कितना ले रहे हैं, निकला +6। बाकी एलिमेंट के स्टैंडर्ड लेके, अब देखो एक ही चीज, मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ा, पहले भी पढ़ाई थी। मसला ये है कि जितनी बार आप पढ़ते हैं और जितना आप अटेंशन आपकी अच्छी होती है, उतना आपको समझ में आता है। साल का शुरू जब होता है तो आपकी जो है, आपके बहाने होते, गधे हो ना तुम लोग। अगले साल से कुछ प्लानिंग कर रहा हूं मैं, कि ऐसा तरतीब बनाऊं कि पेरेंट्स से खुद राब्ते में रहूं, और शायद किसी लेडी को रखूं एज एन असिस्टेंट, जो सिर्फ यही काम करें कि हर क्लास के बाद बच्चों का फीडबैक पेरेंट्स को कॉल पे दें। राकेश, हाँ तुम लड़की की आवाज में बात करो, कोई लड़की रखेंगे इसके लिए, डिसेंट तरीके से जो बात कर सके। तो ये जरूरी है, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ उस एटीट्यूड से। फॉर ग्रांटेड जो एटीट्यूड है ना तुम लोगों का, कि वो अक्टूबर नवंबर में दे रहे होंगे एग्जाम, तो बोलेंगे यार अभी तो पेपर। बहरहाल यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा एक और बात, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या था, जब कैलकुलेशन हमें समझ में आ गई, तो अगला कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का। और ये मैंने बहुत ही आसान कर दिया था आपको। मैंने कहा था भाई ऑक्सीडाइजिंग, P2 तो हो ही नहीं रहा, तो और आसानी हो गई कि डेफिनेशन भी रट्टा। लेकिन इसका मतलब ये कि नोट्स को पढ़ना छोड़ दो, कि नोट्स बोलो यार इसमें थ्योरी लिखी है वो तो आएगी नहीं। थ्योरी में पढ़ी हुई बात MCQ में काम आ जाएगी। भाई ये तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैंने क्या बताया था, कि जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, आपने क्या फाइंड आउट करनी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है असल में वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल की थी, दोबारा लिख देता हूं, MnO4 माइनस प्लस Cr +3 gives Mn +2
Cr2O7 -2। अब देखो ये मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि अब तुम निकालना जानते हो। अब देखो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो डायरेक्टली लिखे हुए हैं, यस और नो? इनके ऑक्सीडेशन स्टेट तो लिखे हुए हैं ना, लेकिन किनके लिखे हुए? इसका भी लिखा हुआ है, इसका भी लिखा हुआ है, लेकिन इनके लिखे हुए यहाँ पर Mn और Cr का लिखा हुआ नहीं, तो निकालना आ गया। कैसे होता है? ऑक्सीजन का -2 होता है तो -8 हो गया, -8 में से एक माइनस निकाल दिया तो ये +7 आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर -14 है, 2 माइनस निकाल दिए, -12, +12 आ गया तो +6 लिख देंगे। आई बात समझ में? तो क्या नजर आ रहा है कि Mn +7 से +2 हो रहा है और क्रोमियम +3 से +6 हो रहा है। यस और नो नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है? बोलो भाई हमजा बेगा। यस Decrease in positive charge, increase in negative charge, gain of electron, and that's reduction. Yes or no? यस। तो अब मैंने क्या कहा, जो रिड्यूस हो रहा है ना वो क्या होगा? तो आपने अलग से कोई मेहनत नहीं करनी, आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन फाइंड आउट की। अब आप उससे बता सकते हैं कि कौन इसमें, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग है। तो खुलासा ये कि इस रिएक्शन में Mn रिड्यूस हो रहा है और बिहेव कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और Cr ऑक्सीडाइज हो रहा है और बिहेव कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? बेटा आप दोबारा मैसेज करें, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। मैं इतना, मेरी कुव्वत समात इतनी तेज नहीं है। जरा मुंह से बोलें, नाक से ना बोलें, और ऑडियो जरा सही से रिकॉर्ड करके भेजें। बात समझ में आ गई यहां तक? यस सर। उसके बाद सबसे आखिरी बात जो आपको बताई थी वो ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करता है, वरना नहीं करता, और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है। तो इसीलिए जिस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी लाजमी होगा, जब ही तो रिएक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग से रिएक्ट, रिड्यूसिंग से रिएक्ट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा है तो मालूम हुआ कि रिएक्शन में दूसरी चीज क्या होगी। इसी तरह अगर रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा है तो मालूम हुआ कि उसमें दूसरी चीज क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? यस यस सर। अब आपके सिलेबस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 3 एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट के भी 2 एग्जांपल जो आपको याद रखने होते हैं। वैसे तो कोई भी आ सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 2 एग्जांपल कौन से थे? KMnO4। एक था बेटा KMnO4, जिसे आप कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। तुम लोग को अब जो मैं आजकल बैठ के पढ़ाता हूँ और प्रोजेक्टर पर, तो सही लगता है? वो कंफर्टेबल हो? सही लगता? नहीं, जैसे पहले मैं वीडियो पे आकर बोर्ड पर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, चिल्ला तो खैर अभी भी रहा होता हूँ, लेकिन ये कि सही लगता है? ऐसा तो नहीं लगता है टीचर इनपुट कम डाल रहा है? इंटरैक्टिव एनर्जी भी बच जाती है थोड़ी हमारी। सुबह से पढ़ा पढ़ा के अब जो है ना प्यास लगना शुरू हो चुकी। अल्लाह आसानी करे। पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का होता है बेटा? पर्पल। और जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है? ये कलर चेंज आपको याद करना होगा। कलरलेस। दूसरा जो था वो था K2Cr2O7, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये होता है ऑरेंज कलर का। और जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो अगर किसी डब्बे में एक चीज पड़ी हुई थी और मैंने उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला और वो ऑरेंज से ग्रीन हो गया, तो मतलब क्या है? इसमें डब्बे में क्या था? डब्बे में क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट था। क्या मतलब? समझ में आई बात? कि भाई मैंने अगर उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला और कलर चेंज हो गया तो मतलब डब्बे में क्या है?
क्योंकि अभी बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब रिएक्ट करता है, कब कलर चेंज करता है, जब वो रिड्यूसिंग से रिएक्ट करता है। हमजा अली बेगा, कुछ बात समझ में आड़ी के ना आड़ी? आ रही। इसी तरह अगर मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट डाला किसी रिएक्टेंट के साथ और कलर चेंज आ गया, तो इसका मतलब वो जो रिएक्टेंट है जिसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डाला है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसमें कलर चेंज देता है? बहुत अच्छा। इसी तरह दो एग्जांपल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स की भी थी, और वो थी FeSO4 और पोटेशियम आयोडाइड। और इनका कलर चेंज क्या था? FeSO4 क्या है? फेरस सल्फेट। याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट खुद। इसका कलर चेंज क्या होता है? इसका होता है ग्रीन से रेडिश ब्राउन। और इसका क्या होता है? ये पोटेशियम आयोडाइड का। रेडिश ब्राउन टू, पहले भी पढ़ चुके हो ना, याद नहीं है? रेडिश ब्राउन टू कलरलेस। हाँ तो वही ना, प्रैक्टिस इसकी नहीं होगी तो वो भूल जाएगा। पहला सवाल, विच इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट रिडॉक्स? कौन सी इक्वेशन? अब अभी मैंने बताया था कौन से कभी भी रिडॉक्स नहीं हो सकते। पहले चेक करो कि उनमें से किसी कैटेगरी में तो नहीं आ रहा। देखो ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, क्या ख्याल है? ये एडिशन रिएक्शन है नहीं है? ये कभी भी Yes, sir. रिडॉक्स नहीं होगा। समझे नहीं? अगली एग्जांपल देखो, गैसियस कंपाउंड X इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक गैसियस कंपाउंड है जो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है। इसको बबल किया हमने थ्रू सेपरेट सॉल्यूशंस ऑफ एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट अभी हमने पढ़ा है, और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मुझे पहले वैसे ही बता दो, एक्स कलर चेंज किसमें देगा? पोटेशियम आयोडाइड में या पोटेशियम परमैंगनेट में? पोटेशियम आयोडाइड में। अब यही देखो उसने दिया, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड में क्या होगा? रेडिश ब्राउन टू कलरलेस हो जाएगा, और इसमें नो चेंज होगा। कितना आसान हो गया, क्योंकि एक्स एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो वो रिड्यूसिंग एजेंट में कलर चेंज देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नहीं देगा। द इक्वेशन शोज दिस, ये इक्वेशन है। विच इक्वेशन डिस्क्राइब रिडक्शन? रिडक्शन कौन डिस्क्राइब कर रहा है? रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए यहां पर वाज़े तौर पर नजर आ रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ख्याल है? और वैसे भी देख लें, यहाँ चार्ज 0 होगा, यहाँ -1 हो रहा है, तो 0 से -1 क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कहता है हाउ कैल्शियम आयन इज फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम एटम। कैल्शियम एटम क्या होते हैं? Ca, और कैल्शियम आयन क्या है? लिखा हुआ है +2। तो 0 से +2 क्या है? ऑक्सीडेशन। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? 2। 2. बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। टाइम देख के करो, 1:26 हो रहे हैं। इन विच रिएक्शन इज नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? किसमें नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है? अब ऐसे सवाल देख के तो बच्चे वैसे ही मौत आ जाते हैं। भाई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होता है? और जो दूसरा होता है वो क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडाइज। तो नाइट्रिक एसिड को सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें 3 एजेंट्स हैं। तो आप क्या करें? दूसरे वाले को सॉल्व कर लें, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसमें वो खुद तो रिड्यूस हो रहा होगा, दूसरा क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज। तो दूसरे को चेक करें, कॉपर 0 से कितना हो रहा है? +2। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, बोलो भाई, और होना चाहिए था। Yes. ये आंसर हो जाए। बाकियों में नहीं हो रहा होगा। देखो कॉपर यहाँ देखो +2 ही निकलेगा, क्योंकि -2 +2 है। और यहाँ पर क्या होगा? नाइट्रेट का कितना होता है? -1 -2, तो +2।
समझ में आई बात? सोडियम देखो कार्बोनेट कितना होता है -2, तो सोडियम कितना होगा यहाँ +1 क्योंकि 2 है, और यहाँ नाइट्रेट कितना होता है -1, सोडियम कितना होगा +1, तो देखो सोडियम वही +1 है, यहाँ देखो सोडियम +1, यहाँ भी सोडियम +1। और ये तो एसिड बेस वाला। हाँ, बात सही समझ में? आपने अगले देख लिया, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है ये? Can be used to test a reagent in redox. Iodide ions are readily, पोटेशियम आयोडाइड के अपने आयंस ऑक्सीडाइज होंगे, रिड्यूस होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑक्सीडाइज। पॉजिटिव रिजल्ट विल बी कलर चेंज फ्रॉम व्हाइट टू सी रेडिश ब्राउन टू कलरलेस। ऑक्सीडाइज ये तो हो नहीं सकते।